नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर वैभवी हाजिर है किरदार जिंदगी के साथ। किरदार जिंदगी एक नए मकाम पर पहुंच चुका है, जहां पर बहुत सारे किरदार, एक से बढ़कर एक कलाकार, एक से बढ़कर एक शख्सियत हमारे साथ शामिल हो चुके हैं। और इसी कड़ी में आज यानी कि 145वीं कड़ी में आज एक नई शख्सियत के साथ वैभवी हाजिर है। आज मैं आपको ऐसी लोक गायिका से मिलवाऊंगी, एक ऐसी कवित्री से मिलवाऊंगी, एक ऐसी जीवंत आत्मा से मिलवाऊंगी जिन्होंने बहुत संघर्ष किया है, तब जाकर यहाँ तक पहुंचे। और जैसे कि आप सभी को पता है कि किरदार जिंदगी में वैसे ही किरदार आते हैं जो बहुत संघर्षरत होते हैं, जो बहुत नायाब होते हैं, जमीन से जुड़े हुए होते हैं, समाज के लिए कुछ कर रहे होते हैं। ऐसे ही किरदार से आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ। आज बिहार की मिट्टी से ही एक बिहार की फिर से बेटी आई है, रूबी शर्मा जी, जो लोक गायिका होने के साथ साथ कवित्री भी हैं। उनकी आवाज सुनेंगे, उनकी जिंदगी के कुछ उन पहलुओं पर हम बात करेंगे जो बहुत ही मुझे लगता है कि शायद बात करना जरूरी है, क्योंकि जब कोई आपके रंग रूप को लेकर आपके बारे में तंज कसता है, जब कोई आपके रंग रूप के बारे में बात करके आपको दुखी करता है, तब एक ऐसी ज्वाला प्रकट होती है जो रूबी के रूप में उभर कर सामने आती है। और रूबी एक रत्न भी है, हम सभी जानते हैं। रूबी माणिक को कहते हैं। और रत्न रूपी रूबी शर्मा जी जब हमारे बीच होंगी, हम उनसे बातचीत करेंगे कि समाज की कुरीतियों को और समाज के उन पहलुओं को छोड़कर कैसे वो आगे बढ़ी, कैसे उन्होंने अपना एक अलग मकाम हासिल किया, अपनी एक पहचान बनाई। और हमेशा हम कहते हैं कुछ भाषाएं ऐसी होती हैं जो दिलों को बहुत ज़्यादा छूती रहती हैं, जैसे कि हमारी हिंदी है, हमारी भोजपुरी है, हमारी मैथिली है। इन तमाम भाषाओं पर रूबी जी की पकड़ है। साथ ही वो व्यंग्यकार भी हैं, व्यंग्य भी लिखती हैं। उनकी शैली व्यंग्य है। भावात्मक जो विचार आते हैं उनके मन में, वो कागज पर उकेरने का काम करती हैं। साथ ही शेर, मुक्तक, गीत, कविता, दोहा, ये सब लिखना वो पसंद करती हैं, लिखती भी हैं। लोकोक्तियाँ भी इनकी बहुत ज़्यादा फेमस है। साथ ही कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, रातों के सन्नाटे, राम व्यंग, मैं सैनिक की दुल्हन हूँ, और एक बिहार की कविता भी आई है बीच में सामने, वो भी हम ज़रूर सुनेंगे। और सबसे पहले आदरणीय प्रदीप गौतम जी का मैं अभिवादन करती हूँ और उन्हें आभार व्यक्त करती हूँ बेहतरीन से बेहतरीन किरदार हम तक पहुँचाने के लिए। तो बिना किसी विलंब के रूबी जी से हम बातचीत करते हैं, उन्हें हम शामिल करते हैं आज के कार्यक्रम में, उनसे बहुत सारी बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। बहुत बहुत नमस्कार आपका, और आपके श्रोताओं का भी आभार, अभिनंदन व्यक्त करती हूँ मैं हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी हमेशा की तरह सबसे पहले जुड़ गई हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी केंद्रीय हिंदी निदेशालय में निदेशक के पद पर थी। इन्होंने सिंधी अकादमी को भी संभाला। इन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं अपने जीवन में, ये भी एक रत्न से कम नहीं है। बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ। हमारे तमाम उन दर्शकों का जो अभी जुड़े हैं, जो आगे भी जुड़ेंगे, उन सब का अभिवादन करती हूँ। रूबी जी, फिर से एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हमारी परंपरा रही है हमारे कार्यक्रम की, जब हम कार्यक्रम शुरू करते हैं तो हम चाहते हैं कि जो किरदार हमसे जुड़े हैं वो अपने परिवार के बारे में हमें जरूर बताएं। तो मैं चाहूंगी कि आप अपने परिवार के बारे में हमें बताएं। स्वागत। जी, मेरे परिवार में सभी लोग हैं, एक लंबा चौड़ा, और कह सकते हैं कि जॉइंट फैमिली है हमारा। 16 लोगों का परिवार है, जिसमें सास है, जिसमें जी। दो देवर है, जिसमें मेरे 2 बच्चे हैं, बाद बाकी जो देवर देवरानी के बच्चे हैं 6 वो हैं। कुल मिलाकर के एक हंसता खेलता और जॉइंट फैमिली है हमारा 16 लोगों का। क्या बात है, बहुत बढ़िया, इतना बड़ा परिवार। रूबी जी, आप वैसे तो बिहार की बेटी हैं, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद सुपौल से हैं आप। जी बिल्कुल, जय मेरा जन्म स्थान सुपौल है, चकला निर्मली सुपौल।
जी। और देखिए सुपौल, अगर हम सुपौल की बात करें तो एक मैथिली की जो भीनी-भीनी खुशबू आती है, उस क्षेत्र से आती है। और आप मैथिली की लोक गायिका भी हैं, भोजपुरी भी जी गाती हैं, जी हिंदी भी बिल्कुल। गाती हैं। जी जी, तो परिवार इतना बड़ा है तो ज़िम्मेदारियाँ भी बहुत होंगी, और बहुत। ज़िम्मेदारियों के साथ इस मकाम तक पहुँचना इतना आसान होगा नहीं। तो मैं चाहूँगी और कि अपने दर्शकों को आप कुछ बताएँ इसके बारे में। मैं आपको बता दूं कि मैं परिवार में सबसे बड़ी बहू हूँ। और मेरे यहाँ जो रूल था जब मैं शादी करके गई, तो बहू को खिड़की से झांकना भी मना होता था। ऐसे में इस क्षेत्र में आना और करियर बनाना मेरे लिए एक मतलब बगावत जैसा बात था, क्योंकि परिवार नहीं चाहते हैं कि जो बहू खिड़की से झांके, जो बहू आंगन से बाहर निकले, दरवाजे पर खड़े होकर किसी से बात करे, और वो बहू लव लव के शेर लिख रही है, वो बहू क्या कहते हैं कविता लिख रही है, लोगों के साथ मिल रही है, बाहर जाकर काम कर रही है। ये मेरे लिए बहुत चुनौती भरा रहा है, और इसके लिए मुझे बहुत पनिशमेंट मिला है, बहुत प्रताड़ना मुझे मिली है इसके लिए। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब कोई चीज़ आपके खून में उतर जाता है, तो आप चाहकर भी उससे दूर नहीं जा सकते हैं। और शब्द और संगीत मेरे खून में बसा हुआ था, और मुझे इसके लिए कुछ करना था, फिर चाहे परिवार से बगावत करना पड़े, या उन्हें प्यार से समझाना पड़े, झूठ बोलना पड़े, जो भी करना पड़े, मैंने अपने करियर के लिए किया है। बिल्कुल, आपने संगीत में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से स्नातक किया है। जी तो मुझे लगता है कि एक बचपन से एक रुझान होता है संगीत के प्रति, एक प्रेम होता है। देखिए हम सब कहीं न कहीं गाना गाते हैं, हम कहीं न कहीं संगीत प्रेमी हैं। और जी। हम जैसे लोगों को कहते हैं बाथरूम सिंगर। ज़्यादातर लोग बाथरूम में गुनगुनाना पसंद करते हैं, रसोई में गुनगुना, या कुछ महिलाएँ ऐसी होती हैं जो पूरे घर का काम करते हुए गुनगुनाती रहती हैं। तो जी इस जी तरह बिल्कुल। रुचि होती है। लेकिन जो संगीत के प्रति आपका रुझान रहा या लेखनी के प्रति रुझान रहा, वो कब से हुआ आपके अंदर कि मुझे ये करना है? जैसे जब मैं 4-5 साल की थी, तो दादी के साथ मैं जो गाँव में शादी होती थी, तो मैं उसमें जाया करती थी। तो वहाँ वो लोग लोकगीत गाते थे, तो जो बुजुर्ग लोग थे वो लोकगीत गाते-गाते, कई बार होता है ना साँस फूलने लगता है, तो रुक जाते हैं। तो एक बार ऐसा ही हुआ कि कुछ बुजुर्ग महिलाएँ गा रही थी और वो रुक गई और खाँसने लगी। तो फिर कहने लगा कि अरे कैसे होगा, अब कौन गाएगा? तो फिर मैंने वहाँ से एक शुरुआत किया कि उस समय मैंने 4-5 साल की मैं रही होंगी, और मैंने माइक उठाया और मैंने गाना शुरू किया। और उस दिन मुझे बहुत सारे खीर-पूरी लोगों ने दिया, बहुत सारे प्यार, आशीर्वाद लोगों ने दिया। और दादी जब घर आई, तो दादी भी आँगन में मेरा क्या कहते हैं किस्सा वहाँ का सुनाने लगी, मेरी माँ से, चाची से, कि वहाँ गाते-गाते बुजुर्ग लोग चुप हो गई, कहा अब कैसे होगा बिना गीत का शादी, माइक लगा हुआ है, अधूरा लग रहा है। और तब ये माइक उठा कर के गाने लगी और इतना अच्छा गाई। और वहाँ से धीरे-धीरे एकदम छोटे उम्र से जो है विवाह का गीत गाने का जो है सो परंपरा, और वो मेरे कंठ में धीरे-धीरे बसता चला गया। तो गीत की शुरुआत वहाँ से हुई। और जहाँ तक लेखनी की बात आप कहते हैं, तो बचपन से मुझे हिंदी बहुत पसंद है। हिंदी मेरे हृदय में है, और हिंदी को मैं माथे की बिंदी कहती हूँ। तो हिंदी इतना ज़्यादा पसंद था, मैं 100 ऑफ 100 हिंदी में लेकर आती थी। मेरे टीचर कहते थे कि हिंदी में इसका पकड़ बहुत अच्छा है। और फर्स्ट टाइम एक शेर का किताब किसी ने मुझे दिया था, जो आपको राहत इंदौरी साहब के थे। वो मुझे ईस्वी भी याद है, 1991 92 की बात रही होगी। और मैंने वो पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगा कि कैसे लोग इतने अच्छे शेर लिख लेते हैं, मुझे भी लिखना चाहिए। और फिर वहाँ से जो है शेर लिखने की परंपरा जो है चालू हुई। अभी तो मैं व्यंग्यकार हो गई हूँ, मैं ज़्यादातर कटाक्ष लिखती हूँ, व्यंग्य लिखती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, हर विधा पर मैं लिखती हूँ। और लेखनी का जो मेरा जर्नी है वो वहाँ से चालू हुआ। लगभग मैं 7-8 साल की रही होंगी। तमाम दर्शकों को मैं एक बात ज़रूर बताना चाहती हूँ कि बिहार की जो बोलने की भाषा अलग है और लिखने की भाषा अलग है। बिहार की लिखने की जो शैली होती है वो शुद्ध हिंदी होती है, और वो बहुत सही होती है, सटीक होती है।
तो भाषा पर और उच्चारण पर आप ज़रूर ना जाएँ, और जब आप लेखनी देखेंगे तो वाक़ई बिहार की लेखनी बहुत बहुत ज़्यादा मैं कह सकती हूँ स्ट्रॉन्ग है, और तमाम दर्शक जो धीरे-धीरे जुड़ रहे हैं हमसे, हम सबका अभिनंदन करते हैं। और एक बात, कार्यक्रम शुरू करने से पहले एक बात आई थी सामने, हालाँकि उस बात पर हम बाद में बात करेंगे। जैसे कि आपने कहा कि लिखने वो कौन-सी ऐसी कविता थी जो पहली बार आपने लिखी, या कोई गज़ल या कोई शेर, याद है अगर आपको तो? नहीं, एक गीत है। एक्चुअली जब बचपन में मैंने लिखना प्रारंभ किया तो परिवार में किसी को बिलीव नहीं होता था कि मैं लिख पाती हूँ या मैंने ही लिखा है। उन लोगों को ये लगता था, उस समय एक पेपर आया करता था सोपान, जिसमें छोटे-छोटे लेखकों के लेख छपते थे, कविताएँ छपती थी। तो घर वाले को लगता था कि अरे उसी में से 2-4 लाइन उठा करके और 2-4 लाइन अपना घुसा के लिख दिए, कहाँ इसको आता है। तो लेकिन मेरी माँ को ये सब पसंद नहीं था। वो मुझे बड़ा मारती थी इन सब चीज़ों के लिए, बोलती थी बेकार में पेन पेपर भी बर्बाद करती है और दिन भर बैठ के क्या पागलों की तरह खुद से बातें करते रहती है, क्या करती है। तो बचपन में मैंने जितनी रचनाएँ लिखी लगभग चूल्हा में गया। एक भी रचनाएँ मुझे ऐसी याद नहीं है। हाँ, फर्स्ट टाइम जब मैंने जिस समय मुझे भोजपुरी भाषा अच्छे से आती नहीं थी, उस टाइम मैंने एक गीत लिखा जो मेरे ज़हन में रह गया, वो याद रह गया। वो बचपन का जो पहला गीत मैंने लिखा था, मैं 2 लाइन आप सबको सुनाना चाहूँगी। स्वागत है। क्योंकि मेरे पिता डॉक्टर थे और बचपन में हर बच्चे का ये सपना होता है कि जो मेरे पापा हैं मैं वही बनूँ, क्योंकि पापा हीरो होते हैं। तो मेरे पिता डॉक्टर थे और मैं चाहती थी कि वो आला-उला लगा करके मैं भी बैठूँ, मुझे वो बड़ा अच्छा लगता था। तो तब मैंने ये गीत लिखा था कि हमके पढ़ा दाना, ओ पापा हमके पढ़ा दाना, हमके पढ़ा दाना, ओ पापा हमके पढ़ा दाना, ओ पापा हमके पढ़ा दाना, पढ़ा लिखा के हमरा के पापा डॉक्टर बना दाना, ओ पढ़ा लिखा के हमरा के पापा डॉक्टर बना दाना। बेटी हई बेटा कहलायब, जग में तो हर नाम बढ़ायब। बेटी हई बेटा कहलायब, जग में तो हर नाम बढ़ायब। सारे जहां से खुशियां बटोर के कदमों में आपके हम ले आयब। करब तो हर हम पापा सेवा, ओ पापा शिक्षा दिला दाना, करब तो हर हम सेवा, ओ पापा शिक्षा दिला दाना, ए पापा शिक्षा दिला दाना, पढ़ा लिखा के हमरा के पापा डॉक्टर बना दाना, ओ पढ़ा लिखा के हमरा के पापा डॉक्टर बना दाना। बहुत बढ़िया। कैसी प्रतिक्रिया मिली जब आपने ये लिखा और पापा को सुनाया? जी, एक्चुअली उनको उनको संगीत में बड़ी रुचि रहा है और वो गाते थे, लेकिन वो हारमोनियम भी प्ले करते थे पर शौक के तौर पे गाते थे। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये रही है कि मेरे पिता को बेटियों से कुछ खास लगाव नहीं रहा। वो बहुत नफ़रत करते थे बेटियों से। तो मुझे उनका वो प्यार, वो स्नेह या वो सपोर्ट कभी ज़िंदगी में मिल नहीं पाया। कड़वा है मगर सच यही है। आप कितनी बहनें हैं? मैं अकेली हूँ बहन में और मुझसे छोटा मेरा 2 भाई हैं। तो आप अकेली बेटी थी, फिर भी उनको बेटियों से कोई लगाव नहीं था? उनको बेटी से ही लगाव नहीं, उनको बेटियों से ही एक्चुअली नफ़रत है। ऐसा क्यों, हालाँकि कुछ अब कारण? उनकी हालाँकि अब उनकी सोच बदल गई है। देखिए अब कारण क्या रहा ये तो मुझे नहीं पता। वो उनको खुद भी उनकी 2 बहनें हैं, मेरी 2 बुआ हैं। लेकिन ये नहीं पता मुझे कि वो क्यों नहीं अब औलाद के रूप में बेटियों को पसंद करते थे या उन्हें औलाद के रूप में बेटी क्यों नहीं चाहिए था। अभी ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, मुझे जितना मेरे भाइयों को सपोर्ट, सम्मान या फिर औलाद का और पिता का प्यार मिला है, मुझे बिल्कुल नहीं मिला। मुझे मेरे नाना-नानी ने मुझे मेरी परवरिश की है, मुझे पाल-पोस के बड़ा किया है, पिता का सारा दायित्व मेरे नाना-नानी ने निभाया है, चाहे वो मेरी शादी की हो, मेरी परवरिश की हो, मुझे अपने पास रखने की हो, तो पिता का फ़र्ज़ मेरे नाना जी ने निभाया और आज मैं जो कुछ भी हूँ,
वो भी मैं अपने नाना जी की वजह से। आज आपके पिताजी हैं साथ में? हाँ जी, नहीं, नहीं, अभी तो चूँकि मैं ससुराल में हूँ, वो नहीं, नहीं, मायके में है, लेकिन मतलब वो जी, जी, हैं, जीवित हैं। हैं? जी, 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 हैं। तो आज आपकी उपलब्धियाँ देखकर या आप जो कुछ कर रही हैं, लोगों के बीच हैं और समाज में एक नाम हासिल किया आपने, तो उन्हें खुशी नहीं होती? कभी उन्होंने जी, जी, ज़ाहिर किया बिल्कुल, या वो मुझसे समय के हिसाब से बदलाव आता है? एक्चुअली वो मुझे कहते नहीं हैं, पर मतलब माँ ऐसा बताती हैं कि जैसे मैं जब कभी टीवी पर आती हूँ, जब कभी मेरा प्रोग्राम आता है, तो वो जो है सो काफ़ी खुश होते हैं, उसको अपने मोबाइल में कवर भी करते हैं और वो लोगों को दिखाते भी हैं। ऐसा मेरी माँ कहती है कि ये सब लाइट चीज़ें लाइट चली गई शायद आपके यहाँ? जी, जी। जी, अच्छा, बिल्कुल लाइट चली गई है। कोई बात नहीं, ये भी एक अच्छा अनुभव है और इस तरह की चीज़ें भी ज़िंदगी में होनी चाहिए। देखिए ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपनी बेटियों को इस तरह एक तरह से प्रताड़ना है ये बच्चों के लिए, ये नहीं जी। होना चाहिए और इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपके पिता की सोच ज़रूर बदली होगी और बदलनी भी चाहिए। हर उस व्यक्ति की सोच बदलनी चाहिए जो बेटी और बेटे में फ़र्क करना जानते हैं, क्योंकि आज बेटियाँ वो कर रही हैं जो शायद बेटे भी नहीं करते। माँ-बाप की सेवा हो जाए या देश की सेवा हो जाए, जी। हर क्षेत्र में बेटियाँ आगे हैं और आप जैसी बेटी तो किस्मत वालों को मिलती हैं, तो मैं गुज़ारिश करूँगी कि आपके पिताजी ज़रूर इस चीज़ को समझें। उस नेहा समय शर्मा मैंने जी, उस समय मैंने एक जब जब भी मुझे मेरे दिल में ये दर्द रहता है कि मुझे जो पिता का प्यार मिलना चाहिए, हालाँकि मेरे जीवन में नाना जी ने बहुत अच्छा पिता का जो है सो कमी पूरा किया है, लेकिन फिर भी तो मैंने एक मुक्तक गीत लिखा था कि जन्म जिसने दिया उसने ठुकरा दिया, बेटियां बोझ है कह पराया किया, जन्म जिसने दिया उसने ठुकरा दिया, बेटियां बोझ है कह पराया किया, अब लाचार हूँ मैं तो बेकार हूँ, अब लाचार हूँ मैं तो बेकार हूँ, मेरे माँ बाप ने मुझसे ऐसा कहा, मेरे माँ बाप ने मुझसे ऐसा कहा। इससे आगे मैं ये मुक्तक पूरा गा नहीं पाऊंगी, मैं रोने लगूंगी। मैं समझ सकती हूँ और एक बात और सामने आई थी जब हमारी बातचीत हो रही थी, तो आपने कहा था कि आप सांवले रंग की थी जिसकी वजह से आपको बहुत सुनना पड़ा, क्योंकि आपने आपने एक दुखती रग पर मुझे लगता है हाथ रखा था जब आपने ये कहा था कि हर व्यक्ति को खूबसूरत सफेद मतलब वो क्या गोरी चिट्टी लड़कियां चाहिए होती हैं, हर व्यक्ति उसी में खुश होते हैं, लेकिन ये बात ना कहीं न कहीं हर उस बेटियों के लिए या हर उस व्यक्ति के लिए है जो सांवले रंग का है, जो कहीं न कहीं इन सब भेदभावों से गुज़रता है। तो मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों को ये बात ज़रूर आप बताएँ ताकि लोगों को ये प्रेरणा मिल सके कि सिर्फ़ रंग-रूप कुछ नहीं होता, हम अपने हुनर से पहचाने जाते हैं। देखिए, मेरे जीवन का ये बहुत दुखद पहलू है, जिस पर मुझे बात आज तक मैंने कभी कहीं पर भी बात नहीं किया, किसी इंटरव्यू में नहीं किया, कहीं पर भी कहीं किसी कविता में इस बात को नहीं रखा, किसी शेर में नहीं रखा, क्योंकि एक्चुअली में मैं रखना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ये चीज़ें होनी चाहिए समाज में, लोगों के दिल में ऐसा होना चाहिए कि अगर किसी को हम जज कर रहे हैं, तो उसके रंग से जज करें। हमारे यहाँ तो भगवान भी काले हैं और फिर भी वो पूजे जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य कहिए कि हम जिनके घर बहू बन के गए और उन्हें अपने बेटे के लिए गोरी बहू चाहिए था और हम उस समय वाक़ई में काले थे। मैं मानती हूँ ऐसा कि उस समय मैं बहुत काली थी और मेरी सास ने मुझे स्वीकार करने से मना कर दिया। कहा हम मरते मर जाएँगे, पर इस लड़की को, इस कोयले जैसी लड़की को हम बहू स्वीकार नहीं करेंगे, हम अपने बेटे की दूसरी शादी करेंगे। और लगभग 2 साल तक वो इस बात पे अड़ी रही, बहुत समझाया गया, बहुत कुछ किया गया इस चीज़ के लिए, लेकिन वो अड़ी रही कि नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए और कई बार मुझे मेरे ससुराल में मारने की भी कोशिश की गई।
लेकिन इन सब के बावजूद भी महादेव की बड़ी कृपा रही है कि उन लोगों की योजनाएं सफल नहीं हुई। हालांकि आज मुझे मेरी सास बहुत मानती है और मैंने इस काले रंग को गोरा करने के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट किए, बहुत सारे पैसे खर्च किए। आज आप कह रही हैं बहुत सुंदर हूँ मैं देखने में और बहुत गोरी चिट्टी हूँ। एक्चुअली मैं ऐसी थी नहीं सच में। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जब दुनिया आपको ये कहने लगता है, आप किसी ऑडिशन में जाते हैं और वहाँ ये कहता है कि नहीं नहीं ये लड़की देखने में अच्छी नहीं है, तो इसको परफॉर्मेंस भी करने नहीं दिया जाए या फिर इसको कॉन्सेप्ट में नहीं रखा जाए या सिलेक्शन नहीं किया जाए, इस बात से अगर जज किया जाता है तब फिर आपको लगता है कि नहीं मुझे इस पर काम करना है और लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना है। तो मैंने ये दिखाया कि कुछ भी दुनिया में नामुमकिन नहीं है। यदि करना चाहे तो काले लोग भी गोरे हो सकते हैं और वो भी सुंदर दिख सकते हैं। आज परिवार में मेरे ही परिवार, जो मेरी सास थी, जो मेरी माँ थी, जो कभी कहती थी कि तुम्हारा मुंह अच्छा नहीं है कि तुम अच्छा कपड़ा पहनोगी, तुम पर कोई भी कपड़ा नहीं खिलेगा क्योंकि तुम काली हो, आज वही माँ मुझे कहती है कि बेटा तुम परिवार में सबसे ज्यादा खूबसूरत हो, सबसे ज्यादा सुंदर हो। और वही सास मुझे कहती है कि देखो तो इतना उम्र हो गया है, बेटी जवान हो गई है, लेकिन कितनी खूबसूरत लगती है, चेहरे पर कितना चमक है, कितना पानी है। और ये लोग देखो 20-22 साल 25 साल की है, ये लोग तो कैसी लगती है देखने में, अभी ये बुढ़िया हो गई। तो आज मेरी सास भी मेरी खूबसूरती की तारीफ करती है। पति कहते हैं तुम हीरोइन जैसी लगती हो। एक्चुअली में मैं ऐसी थी नहीं, लेकिन सच में मैंने खुद पर बहुत क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट किया है, बहुत पैसे खर्च किए, कॉस्मेटिक सर्जरी करवाया, बहुत कुछ किया और ये करना पड़ा सिर्फ लोगों के लिए, क्योंकि मैंने तो खुद को एक्सेप्ट किया कि नहीं मैं जैसी हूँ बहुत अच्छी हूँ, पर लोगों ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया और उसके लिए मुझे जो है सो अपना ये रूप खूबसूरत बनाना पड़ा। चलिए, अंत भला तो सब भला। और ये जी अभी हास्यास्पद लगता है या हम थोड़ा मजाक के तौर पर इस जी बात को ले जी रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन जो दर्द आपने सहा है, जो तकलीफें आपने सही हैं, वो इतना आसान नहीं था। इस बात को इस तरह सार्वजनिक रूप से कहना और बताना। और शायद कहीं न कहीं आपकी सासू माँ अगर ये कार्यक्रम देखेंगी तो उन्हें भी लगेगा कि मैंने गलत किया था या मेरी बहू ने ऐसे सबके सामने ये बात कही। लेकिन ये भी एक दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि ये भी एक ज़िंदा-दिली है। आप अपनी उन बातों को इस तरह लोगों के बीच रखते हो जो बहुत ज़्यादा संजोने वाली है, जो बहुत ज़्यादा दिल के अंदर रखने वाली है। लेकिन हिम्मत चाहिए ये सब बातें करने के लिए। और सभी से आग्रह करती हूँ कार्यक्रम से जुड़े रहिए और इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे साथ नेहा शर्मा जुड़ गई हैं, अभिनंदन करती हूँ। और बहुत दुख होता है जब इस तरह की परिस्थितियाँ किसी भी बेटी के साथ होती हैं। और बेटा बेटी में कोई फ़र्क होता नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। वो समय चला गया जब बेटियों को गर्भ में मार दिया जाता था। हालाँकि हैं अभी भी कहीं कहीं ये बातें आती हैं सामने, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। तो बदलाव हुए हैं और बदलाव हमेशा अच्छे के लिए होता है। काम अच्छा या असली हाँ, बिल्कुल असली सुंदरता काम है, जो अच्छे काम लोग करते हैं। पुष्पलता जी ने आपसे सवाल पूछा है कि क्या आपकी बेटियाँ हैं? जी हाँ, मेरी 2 बेटियाँ हैं और दोनों बहुत बड़ी है। एक कॉलेज में अभी पढ़ रही है, उसकी एजुकेशन चल रही है और एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही बहुत बढ़िया। तो 2 बेटियों की माँ हैं आप। और मनोज कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और अष्ठाना महेश प्रकाश जी जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिनंदन है। सभी करती हूँ, दर्शकों का स्वागत। बहुत-बहुत आभार, अभिनंदन, मैं प्रणाम सभी चाहती को। हूँ जी, ज़रूर। और हम चाहते हैं कि सब जुड़े रहें हमारे साथ और हमारे इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इतना कुछ आपके जीवन में देखिए, हमेशा से हम एक बात हम सब जानते हैं कि जब हम आगे बढ़ते हैं, जब हम कुछ हासिल करते हैं, उसके पीछे बहुत मेहनत होती है, बहुत लगन है, बहुत तकलीफ़ें हैं, बहुत संघर्ष है। तो वो संघर्ष जब इस रूप में आता है, संघर्ष के बाद जो ये रूप निखर कर आया है, तब लगता है कि चलो जीवन सार्थक हो गया। तो हमारे दर्शकों को क्या सुनाना चाहेंगी आप? थोड़ा-सा माहौल को हम बदलते हैं।
पहले चूँकि मैं थोड़ा धार्मिक हूँ बचपन से, महादेव की भक्त रही हूँ और सौभाग्य की बात है मुझे एक बार साक्षात दर्शन भी हुआ है, पता नहीं आप लोगों को विश्वास हो ना हो। लेकिन मैं महादेव की भक्त हूँ, नित्य पूजा करती हूँ, नाम जप करती हूँ और मेरा आध्यात्म में बड़ा रुचि रहा है, बचपन से रहा है। तो सबसे पहले मैं एक भजन राम भजन आजकल एक है जो बहुत फेमस है, तो मैं वही सुना देती हूँ। तेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। तेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा सबड़ी के जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, नरों को आज धोने दो चरण आंखों के पानी से। बड़े खुश हैं मेरे आंसू कि प्रभु के काम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। और क्या अगर बात आप है! कहें तो जी, जी। ज़रूर, ज़रूर, आपका जो मन करे वो आप हमें सुनाएँ, हम सुनने के लिए आज बैठे हैं और हम चाहते हैं कि ज़रूर आपको हम सुनते रहें और चूँकि दर्शन मैं मिथिला से हूँ और मिथिला में जो विवाह का रस्म होता है वो बहुत अनूठा होता है, हर जगह से बहुत ज़्यादा रस्म निभाए जाते हैं। और एक रस्म है बिलौकी माँगने वाला, यदि कोई मिथिला के जुड़े हों तो उनको पता होगा कि जब बेटे की शादी होती है तो उस समय जो है जब बाराती निकलने वाला होता है उससे पहले आंगन-आंगन जा कर के बिलौकी माँगा जाता है। इस परंपरा का, इस रस्म का मतलब यही है कि हम समाज में सौहार्द और अपनापन बनाए रखें। इसीलिए हम दूल्हा को जो है हर एक आंगन लेके जाते हैं और जितने भी उस आंगन के बड़ी बुजुर्ग हैं उनसे आशीर्वाद दिलवाते हैं। तो चूँकि अब ये विलुप्त होने लगा, अब लोग क्या करते हैं कि अपने ही आंगन में जो 5 जन होते हैं, दादी, चाची, नानी, उसी से सुहाग और उसी से आशीर्वाद दिलवा देते हैं, आंगन-आंगन नहीं जाते हैं। तो कहीं न कहीं सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द अपनापन खत्म हो रहा है। तो इसी को संजोने के लिए मैंने एक गीत लिखा था और गाया था, जो मैं आप सबको सुनाती हूँ। मांग के बिलो की हम आंगन आंगन गे माई, मांग के बिलो की हम आंगन आंगन गे माई, आंबली घोटाई बेटा के घोड़िया चढ़ाई गे माई, आंबली घोटाई बेटा के घोड़िया चढ़ाई गे माई, आंबली घोटाई बेटा के। देथिन सुहाग सभे देथिन आशीष गे माई, देथिन सुहाग सभे देथिन आशीष गे माई, आंबली घोटाई बेटा के घोड़िया चढ़ाई गे माई, आंबली घोटाई बेटा के। 5 रे 25 दियो थड़िया भर धान दियो, 5 रे 25 दियो थड़िया भर धान दियो, चललन राम दुल्हा सीता के बियाहे गे माई, चललन राम दुल्हा सीता के बियाहे गे माई, चललन राम दुल्हा।
वाह! बहुत सुंदर गीत। और एक बात और है कि मिथिला में जब भी शादी होती है तो हर लड़की सीता होती है सीता और होती है, हर दुल्हा राम होता है। जी, बहुत। बिल्कुल, बिल्कुल। और मिथिला जी। वासियों को राम जी को गाली देने का भी अधिकार है। तो ये एक अलग अलग रिश्ता है। देखिए, भगवान के साथ जो इस तरह के रिश्ते जुड़े हैं, ये अपने आप में बहुत अलौकिक हैं, बहुत। जी, जी, बिल्कुल, अद्भुत हैं। बिल्कुल। और हमारे साथ सुदर्शन शर्मा सुधी जी जुड़ गई हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। ये हमारे पटल की संयोजिका हैं और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। देखिए रूबी जी, जितना संघर्ष होता है उतना ही आप खिलकर सामने आते हैं। बिल्कुल। तो इतने वर्षों का आपका अनुभव है, मंचों पर भी आप कविताएं और गीत गजल पेश करती हैं और बहुत सारे सरकारी कार्यक्रम आपके होते हैं जी। लोकगीत के। क्या लगता है आपको कि अभी भी जो प्रतिभा है उसको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? जी, बिल्कुल। जैसा कि आज का दौर जो है, वो आज का दौर बहुत पहले से बहुत बदल गया है। पहले यदि आपके पास प्रतिभा थी तो केवल संघर्ष करना पड़ता था। लेकिन आज संघर्ष के साथ-साथ बहुत सारी चापलूसी भी करनी पड़ती है, पैसे भी खिलाने पड़ते हैं और मैं क्या बताऊँ, बहुत सारी चीज़ें कुछ खुल के नहीं बोल सकती। वो सारी चीज़ें भी करनी पड़ती है अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए, मंचों तक पहुँचाने के लिए। और जो ऐसा नहीं करते, कहने का मतलब कहीं न कहीं आपको अपने आत्मसम्मान को बेचना पड़ता है, अपने कला को बेचने के लिए। अब मैंने बहुत बड़ी बात कह दी, आप समझ सकते हैं, आप सभी लोग, कि आप आत्मसम्मान को बेचते हैं, तभी आप बड़े स्टार बन पाते हैं या तभी आप अपने कला को भी प्रदर्शित कर पाते हैं, उनके भी अच्छे रेट ले पाते हैं, उन्हें भी अच्छे से प्रदर्शन कर पाते हैं, बेच पाते हैं। और जो इस तरह की महिलाएँ नहीं हैं, जैसे मैं नहीं हूँ या फिर मुझसे आत्मसम्मान मारकर कोई काम नहीं हो सकता है, तो ऐसे लोगों के पास प्रतिभा होते हुए भी वो उतने आगे नहीं बढ़ पाते जितने आगे उन्हें बढ़ना चाहिए, उतने लोगों तक नहीं पहुँच पाते, उतना मान-सम्मान या फिर आप कह सकते हैं कि बाकी वाहवाही नहीं मिल सकते हैं ज़माने के, जो उन्हें मिलना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है उन कलाकारों के लिए, जो कलाकार साफ-सुथरी छवि को और एक अलग रास्ता पर बना कर के उस पर अकेले चल रहा होता है। उनके लिए बहुत मुझे क्या मैं बताऊँ, ये दुनिया इतनी बुरी है, बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करते हैं, बोलते हैं कि आपको तो तीसों दिन कार्यक्रम रहेगा। आप मेरे घर पर आ जाइए, थोड़ा खाइए-पीजिए, मेरे साथ टाइम स्पेंड कीजिए। तो मैं कहती हूँ कि मुझे तीसों दिन कार्यक्रम करने की आवश्यकता नहीं है। साल में 4 कार्यक्रम ही मेरे लिए बहुत है। मैं 4 मंच कर दूँगी, मुझे लगेगा कि मैंने काम कर लिया है, मुझे 400 या 4000 मंच की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं अपने स्वाभिमान से, अपने संस्कारों से अपने जो मैंने एक छवि तैयार किया है एक साफ-सुथरी, उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। मेरे लिए नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे लिए मेरा सम्मान, मेरा चरित्र मेरी परंपराएँ, परिवार की मान-सम्मान, वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको चुनना होता है आज भी और मुझे लगता है आने वाले दिन में भी आपको चुनना पड़ेगा कि आपको सक्सेस चाहिए या आपको सुकून चाहिए और अपने लाइफ़ को आप एक मजबूती से अकेले खड़े रहें पर मजबूती के साथ खड़े रहें। हमें किसी के साथ जाके जुड़ने की आवश्यकता नहीं है, हम खुद में संपूर्ण हैं, हम ऐसा मानते हैं। बाकी तो ईश्वर की देन है, जो तकदीर में होगा वो मिल ही जाएगा और जो तकदीर में नहीं होगा एक्चुअली में नहीं मिलेगा। मेरा एक शेर है, मुझे याद आ रहा है कि हम स्वतंत्र आकाश के परिंदे हैं, तुम हमें मुट्ठी भर आसमाँ क्या दोगे? हम हम स्वतंत्र आकाश के परिंदे हैं, तुम हमें मुट्ठी भर आसमाँ क्या दोगे? हमने दिया है ज़माने को बहुत कुछ, हमने हमने दिया है ज़माने को बहुत कुछ, ऐसे में तुम हमें खाली आस क्या दोगे? ऐसे में तुम हमें खाली आस क्या दोगे? और खाली बोतल बंद कमरे की ज़रूरत क्या होगी? खाली बोतल बंद कमरे की ज़रूरत क्या होगी? गैरों से भला शिकवे शिकायत क्या होगी? और मातम नहीं मनाते हम किसी भी बात का और मातम नहीं मनाते हम किसी भी बात का। जुगनू से भला घर आंगन रोशन क्या होगी? जुगनू से भला घर आंगन रोशन क्या होगी? बहुत बहुत सुंदर, जी। बहुत अच्छी बात कही आपने। देखिए, अपनी
वैल्यू को संभाल कर रखना, अपने उन परंपराओं को संभाल कर रखना, उसके बाद आगे बढ़ना, ये अपने आप में एक बहुत हिम्मत की बात है और हर व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए, मुझे लगता है। हमारे साथ राखी गंगवार जी जुड़ गई हैं, अभिनंदन है राखी जी। और राखी जी हमारी किरदार ज़िंदगी में किरदार का हिस्सा रह चुकी हैं, तो अभिवादन है आपका। और आप सभी से एक ही गुज़ारिश करती हूँ, कार्यक्रम को आप सब शेयर करते रहें और आप सब अपनी उपस्थिति बनाए रखें। बिल्कुल अच्छा कहा आपने। और क्या कोई ऐसा समय था जब आपको लगा कि नहीं, अब मुझसे नहीं होगा, या इतना सहने के बाद मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, या उसके उलट कि नहीं, मुझे कुछ दिखाना है, मैं कुछ करूँगी ज़रूर? ये दोनों अलग-अलग विरोधाभास वाली बातें हैं। दोनों परिस्थिति में जब आपके साथ वो समय आया होगा, तब आपका क्या रिएक्शन था? 2007 में मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था। तो उस समय मैं मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब थी और उस समय मैं 3 चीज़ों पर काम कर रही थी। पहला तो अपने हेल्थ पे काम कर रही थी, क्योंकि हेल्थ भी बहुत खराब था, वज़न बहुत ज़्यादा था, तकरीबन 90 केजी की मैं थी। और मेरे लिए 3 चुनौती एक साथ था कि एक तो तुमको पहले खुद को खूबसूरत और स्वस्थ बनाना है, दूसरा तुमको क्या कहते हैं करियर बनाना है, और तीसरा तुमको एक अलग रास्ता बनाना है, क्योंकि जो रास्ता बना हुआ है वो काफ़ी गंदा और टेढ़ा-मेढ़ा है, उस पर नहीं चलना है। तो 3 चीज़ों पर मैं काम कर रही थी और मेरे लिए सबसे चुनौती भरा पूर्ण इसलिए रहा मेरा सफ़र, क्योंकि परिवार का सपोर्ट उस वक़्त नहीं था। परिवार को लगता था क्या बेवकूफ़ी है ये, क्या करना है, बच्चे हो गए हैं, बच्चे सँभालो, खाना पकाओ, पति कमा रहा है, खाओ-पियो, आराम करो। ये सुबह निकल जाती हो, ये म्यूज़िक सीख रही हो या फिर लोगों से स्टूडियो जाके काम माँग रही हो। ये सब नहीं करना होता है, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। ये सब करके होगा क्या? सबसे बड़ी बात, ये सब करके क्या होगा? तो उस समय परिवार का सपोर्ट नहीं है। आप दिन भर थक के आ रहे हैं, स्टूडियो धक्का खा के आ रहे हैं कि ये भाई हम गायक हैं, हम गाते हैं, हम लिखते हैं, या तो हमको लेखनी का काम दे दो या तो हमको कोरस का ही काम दे दो, ताकि 2-3 हज़ार रुपए हम कमा लें। तो उससे हम अपने थोड़े हेल्थ पे ध्यान देंगे, थोड़े स्किन पे ध्यान देंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि हर चीज़ के लिए आपको अर्थ लगता है। आपने खुद को खूबसूरत बनाना है या फिर स्लिम बनाना है या फिर अच्छे कपड़े पहने, अच्छे ज्वेलरी पहने हैं, सबके लिए, या अच्छे मेंटेन में आप हैं, आप 4 चक्का मेंटेन करते हैं। उस समय मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं क्लास का फीस भर सकूँ, इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं ऑटो का भाड़ा दे सकूँ। उस समय मेरी एक दोस्त थी, अब नहीं है वो इस दुनिया में, उन्होंने सुसाइड कर लिया। वो मेरे क्लास का फीस भरती थी। वो मुझसे पूछती थी कि रूबी आपके पास क्या पैसे हैं ऑटो के? शाम के 8 बज रहे हैं, आप घर कैसे जाएँगी? तो मैं कहती थी मैं पैदल चली जाऊँगी, मैं मैनेज कर लूँगी। तो नहीं, नहीं आप ये ₹50 या ₹20 रखिए। मैं कहती थी कि नहीं, नहीं मैं मैनेज कर लूँगी, आपको मैं लौटा नहीं पाती हूँ, आप ले नहीं पाते हैं। तो कोई बात नहीं रूबी, हम जानते हैं आप एक दिन बहुत बड़ा कलाकार बनेंगी, तब मुझे दे दीजिएगा, आप रख लीजिए। तो वो वापस, उसका नाम श्वेता सिंह क्या कहते हैं था, और वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। तो वो कभी पैसा मुझसे लेती नहीं थी, जो दे दिया बस दे दिया, कभी फिर लिया नहीं। और पता नहीं वो मुझे जब भी मैं जाती थी, उनसे मिलती थी, तो वो पूरा टाइट हग करती थी मुझे और वो कहती थी कि पता नहीं उसको पता था कि मैं नहीं रहूँगी। वो कहती थी कि मैं रहूँ ना रहूँ, पर एक दिन आप कभी भी मूव ऑन मत कीजिएगा, कभी भी आप इस फ़ील्ड को मत छोड़िएगा, एक दिन आपकी ख्याति ना पूरे दुनिया देखेगी। तो वो बहुत सपोर्ट की मुझे मेरे इस जर्नी में। और वो एक वक़्त आया जब वो 2017 में एक्सपायर कर गई, तो मैं डिप्रेशन में चली गई। मुझे लगा अब मुझे सपोर्ट कौन करेगा फाइनेंशियली भी, और मेरे माइंड में जब मैं थक जाती थी कि अब ये हारमोनियम बजा के दिन भर रियाज़ करके 10 स्टूडियो में जाती थी और मैं बोलती थी कि मुझे काम दीजिए। लेकिन सब यही कहते थे कि रात को रुकना पड़ेगा, तब आपको काम मिलेगा। सारा रिकॉर्डिंग रात में होगा। हम बोले ऐसा कौन रिकॉर्डिंग है जो रात में होता है, दिन में नहीं हो सकता है? तो नहीं, रात में ठहरना पड़ेगा, यहाँ नॉन-वेज बनेगा, खाइए-पीजिए, हम लोगों के साथ रहिए, तब आपको काम मिलेगा। मैं कहती थी मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं, पति है, मुझे रात को मैं नहीं रुक सकती हूँ। आप जो भी मुझे रिकॉर्डिंग का काम दीजिए, दिन में दीजिए, मैं रात में नहीं करूँगी। तो वो कहते थे नहीं, नहीं दिन में अभी जो है सो कोरस का कोई काम नहीं है। अभी लीड का रिकॉर्डिंग है और वो सब गायिका लोग हैं अपना करेगी, कोरस सारा हम लोग रात में करते हैं, मिक्स हम लोग रात में करते हैं, तो इसलिए आपको रात को ठहरना पड़ेगा। तो फिर काम नहीं मिलता था, मायूस होके चली आती थी। और डेली का डेली यही रहता था
तो 2017 में मुझे लगा कि अब मेरी बेस्ट फ्रेंड भी नहीं रही, बेकार में हम क्या ये कर रहे हैं, बेकार की चीजें हैं, मुझे भी छोड़ देना चाहिए। अब इस फील्ड में मेरा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ सारे कैरेक्टर लेस लोग भरे पड़े हैं। सारे लोग जो है सो हमारे मतलब के लोग नहीं है, सारे ऐसे ऐसे लोग हैं जिससे बात करना भी मुझे लगता है मुझे खुद को, मेरे आत्मा को दुखी करना है। तो उस समय एक दौर आया था 2017 में, जब मुझे लगा था कि एक ही तो थी मेरे जीवन में जो मुझे सपोर्ट करती थी, पैसे के तौर तौर पे भी और मेंटली कंडीशन के तौर पे भी। मुझे रात के 12 बजे 2 बजे भी फ़ोन करती थी और कहती थी कि देखिएगा आप बहुत आगे जाइएगा। आप में रूबी वो बात है, आप कर सकती हैं, बस आप मायूस मत होइए। तो वो दौर था मेरे ज़िंदगी का जब मुझे लगा था कि अब सब कुछ छोड़ देना चाहिए, मेरे से कुछ नहीं होने वाला है। बिल्कुल, शायद उनका जन्म ही हुआ था आपको प्रेरणा देने के लिए और आपको आगे बढ़ाने के लिए। मुझे ऐसा लगता है ईश्वर की जी, एक वरदान के रूप में आपकी सहेली आई थी और जिस तरह से आप बता रही हैं ये हमें भी दुःख भी हो रहा है और हमें सुखद अनुभूति भी हो रही है कि इस तरह के हर व्यक्ति के जीवन में एक मित्र होना चाहिए जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। हमारे साथ रजनी बालाजी जुड़ गई हैं, अभिनंदन करती हूँ। सुदर्शन शर्मा सुधी जी ने बहुत अच्छा लिखा है कि फील्ड ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर वुमेन। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत मुश्किल ये रास्ता होता है और उस मुश्किल रास्ते पर चलना भी बहुत मुश्किल काम है और जो कि आप कर रही हैं। हमारे साथ आदरणीय अभय सिंह अभय जी जुड़ गए हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और हमारे पटल के मुख्य सलाहकार मेरे बड़े भाई साहब आदरणीय सुरेंद्र शर्मा सागर जी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आप सभी इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें। आप सभी से नम्र निवेदन करती हूँ इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुँचे। हमारा उद्देश्य यही है जो हम कार्यक्रम करते हैं। रूबी जी, वाकई कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती, कुछ ऐसी होती हैं जो हम अपने हाथ में रख सकते हैं। तो वो जो स्वाभिमान की छड़ी है, स्वाभिमान का जो पल्लू है जो आपने अभी तक संभाल के रखा है और शायद यही कारण है आप निर्भीकता से आगे बढ़ रही हैं और जब आप इस तरह से आगे बढ़ती हैं तो चेहरे पर जो चमक होनी चाहिए वो चमक इस वक्त आपके चेहरे पर है और इसी से अंदाज़ा लगता है कि आपने अपने स्वाभिमान को नहीं छोड़ा है। अ, तो चलिए ज़रा हम अपने कार्यक्रम का थोड़ा-सा रुख बदलते हैं, कुछ सुनते हैं आपसे। जी। आंगुड़ी में डसले बिया नगिनिया रे, ए ननदी दियरा जरादा। आंगुड़ी में डसले बिया नगिनिया रे, ए ननदी दियरा जरादा। दियरा जरादा ननदी भैया के जगादा। दियरा जरादा ननदी भैया के जगादा। नाच नाच उठेला लहरिया रे, ए ननदी दियरा जरादा। नाच नाच उठेला लहरिया रे, ए ननदी दियरा जरादा। आंगुड़ी में डसले पिया नगिनिया रे, ए ननदी दियरा जरादा। और एक लोकगीत मैं साझा करना चाहती हूँ। मुझे लगता है देखिए, परिवार में बहुत उतार चढ़ाव, बहुत बहुत धन्यवाद। परिवार में उतार चढ़ाव तो बना ही रहता है और एक बेटी के कंधे पर दो परिवारों की जिम्मेदारी होती है, मैके की भी और ससुराल की भी। और कहीं पर मुझे लगता है कि ऐसा नहीं लिखा है कि आप अपने सपने पूरे करने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए आप परिवार को छोड़ दें या परिवार से मुंह मोड़ लें। मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा और मैंने ऐसा कभी नहीं किया। लेकिन ये बात जरूर है कि परिवार में रहकर एक बहू का भी धर्म निभाना और एक आप कलाकार हैं उसका भी धर्म निभाना बहुत मुश्किल हो जाता है, दोनों को बैलेंस करना। पर अगर ससुराल जाते समय बेटी को ये शिक्षा दिया जाए उनके माता पिता, जो मैं गीतों के माध्यम से दे रही हूँ, तो मुझे लगता है एक हद तक चीजें सुधर सकती है और चीजें संभल सकती हैं। अ,
शायद वो गाना मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। चलिए मैं तब तक दूसरा कुछ सुना देती हूँ, जब तक वो गाना याद नहीं आ रहा है। एक कविता है मेरा लिखा हुआ, छोटा सा कविता है जो कि बहुत अच्छा कविता है। जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट पता है, खुश रहना आपका है सबसे इम्पोर्टेंट। उससे इम्पोर्टेंट कुछ मायने नहीं रखता यदि आप खुश हैं तो। मैंने बहुत बड़े बड़े सक्सेस लोगों को आत्महत्या करते हुए देखा है, और मैंने बहुत साधारण इंसान को जिंदगी के हर मजे लेते देखा है। तब एक कविता है, कविता का शीर्षक है पुनः करना प्रयास। पुनः करना प्रयास। भीतर की शांति, भीतर का प्रकाश, है जरूरी कुछ नहीं बस एक उल्लास। भीतर की शांति, भीतर का प्रकाश, है जरूरी कुछ नहीं बस एक उल्लास। तन स्वस्थ मन सुंदर हो, करना ये प्रयास। तन स्वस्थ मन सुंदर हो, करना ये प्रयास। बहे ज्ञान की धारा अंदर, जग से ना हो आस। बहे ज्ञान की धारा अंदर, जग से ना हो आस। आज मैं तू जीतू अभी मैं जी, भरकर गहरी सांस। आज मैं जीतू अभी मैं जी, भरकर गहरी सांस। कल का तुझको पता नहीं, फिर क्यों हो उदास। कल का तुझको पता नहीं, फिर क्यों हो उदास। जो होना है होने दे, मत कर तू अफसोस। जो होना है होने दे, मत कर तू अफसोस। शरीर ठंडा पड़ जाए पर ठंडा ना हो जोश। शरीर ठंडा पड़ जाए पर ठंडा ना हो जोश। जीना हर पल जान लगाकर, छूना तुम आकाश। जीना हर पल जान लगाकर, छूना तुम आकाश। हर बार हार कर फिर एक बार, करना तुम पुनः प्रयास। हर बार हार कर फिर एक बार, करना पुनः प्रयास। तो जिंदगी शून्य से शुरुआत की ओर है, जिंदगी अंत से निर्माण की ओर है, और जिंदगी अंधकार से प्रकाश की ओर है। ये आप कभी भी कर सकते हैं, उम्र कोई भी बहुत हो। सुंदर रूबी जी, आपके लिए एक संदेश आया है। शायद जी आपका जो ईयरफोन है वो आपके आपकी ज्वेलरी है उससे टच हो रही है, इसीलिए थोड़ी आवाज फट रही है। अगर आप चाहें तो उसको अलग कर लें तो हम शायद जी जी। अच्छे से आपको सुन पाएंगे। अब ठीक है। अब ठीक है। अब अब ठीक ठीक है। है। जी। जी ये हमारे पारखी भाई साहब हैं जिनको सब समझ में आता है कि हमें क्या करना चाहिए। आपका जी धन्यवाद भाई साहब। और सुदर्शन जी ने एक संदेश लिखा है कि महिला कोई नहीं चाहती ऐसा, लेकिन घर परिवार को ऐसा ही लगता है कि महिला स्वच्छंद हो गई है, महिला कुछ अलग काम करती हैं तो मतलब घर संभालो, ज्यादा उड़ो मत, और बाकी बहुत सारी चीजें सुनने को मिलती हैं। और नहीं तो इसमें एक और आप संदेश आया है। रजनी बालाजी लिख रही हैं कि एयरफोन में अटका झुमका आपकी मधुर आवाज को बाधित कर रहा है। तो देखिए कितनी जी बारीकी से लोग आपको सुन रहे हैं, और उन्होंने एक बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा सौभाग्य है कि आप सब इतनी बारीकी से मुझे सुन रहे हैं, और मुझे यकीनन बहुत आनंद आ रहा है। जी बिल्कुल, आपको बहुत आनंद आगे भी आएगा क्योंकि हमारे साथ और भी लोग धीरे-धीरे जुड़ते हैं, और इस कार्यक्रम को इतना शेयर किया जाता है, बहुत सारे लोगों तक ये कार्यक्रम पहुँचता है और आगे भी पहुँचेगा। तो मैं सभी से गुज़ारिश करती हूँ, सब अपने ग्रुप में इस प्रोग्राम को डाल दें। मुझे प्रदीप गौतम बिज- का बहुत-बहुत अभिनंदन है। जी, जी मुझे जी वो बोलिए। गीत गीत वो याद आ गया कि जी, जी, स्वागत है, स्वागत है। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। जाके ससुराल में, हाँ जाके ससुराल में। जाके ससुराल में, हाँ जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। आगे माँ क्या शिक्षा देती है सुनिएगा। माता के समान अपनी सासु माँ को मानना, पिता के समान अपने ससुर जी को मानना।
माता के समान अपनी सासू माँ को मानना, पिता के समान अपने ससुर जी को मानना, देवरानी का आदर करना, जेठानी से प्यार करना, जेठानी का आदर करना, देवरानी से प्यार करना, इन्हीं को समझना अपनी बहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में, मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। और क्या कहती हैं, कभी कभी सास तेरी कड़वी बात बोलेगी, मार मार ताने तेरे हृदय को भी तोड़ेगी, कभी कभी सास तेरी कड़वी बात बोलेगी, मार मार ताने तेरे हृदय को भी तोड़ेगी, कुछ मत बोलना तुम, मुंह मत खोलना तुम, कुछ मत बोलना तुम, मुंह मत खोलना तुम, नीचे को झुका के रखियो नैना, इस भांति रहना जाके ससुराल में, मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। बहुत सुंदर गीत, और देखिए बहुत सारे संदेश पहुंच गए हम तक, और प्रेरणादायक सृजन लिखा है सुरेंद्र भाई साहब ने, और रजनी बालाजी ने लिखा है कि बहुत बहुत बधाई आपको प्रिय बहन सफल सुंदर सीख के लिए। तो इस तरह की सीख हर बेटी को मिले, और सिर्फ बेटी को ही नहीं, ससुराल पक्ष को भी जब वो बेटी आगे बढ़े तो उन्हें भी आगे बढ़ना चाहिए, और जो ये तालमेल होता है उसी से संसार बहुत खूबसूरत हो जाता है। तो एक गीत मुझे और अपने लिखे याद आ रहा है जी कि सास का जो मन होता है ना, वो दो ही चीज में अटका होता है, पहला तो दहेज चाहिए, दूसरा तो गोरी बहू चाहिए। तो मैंने एक मिथिला में एक लोकगीत लिखा था, जो मैं यहाँ अपने लिखे सुनाना चाहती हूँ कि कड़िया बेटा बहु गोड़ आनबै, है ये सुनै छियै, कड़िया बेटा बहु गोड़ आनबै, आरो मोटा रकम के दहेज आनबै, आरो मोटा रकम के दहेज आनबै, आरो मोटा रकम के। तो जो सास होती है ना, उसका दो ही चीज में प्राण अटका होता है, एक तो बहू गोरी होनी चाहिए और दूसरा दहेज आना चाहिए। और इसी दो लालच में क्या होता है कि जो लड़की होती है, उनके मन में ये हीन भावना पैदा हो जाता है कि या तो मेरी सुंदरता इंपॉर्टेंट है, या तो मेरे बाप का दिया हुआ पैसा इंपॉर्टेंट है, तो फिर हम सास को माँ और जाहिर सी बात है ससुर को पिता क्यों माने। तो ये भी एक इस पर भी ध्यान देने वाली बात है कि सास ससुर को भी समझना चाहिए कि आप उनको बेटी बनाएंगे तो ही वो आपको माता पिता बनाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बड़ी सोच और बहुत बड़ी सलाह है ये, बहुत अच्छी बात है कि आप अगर इस तरह की सोच रखते हो। जाहिर सी बात है, मैंने कहा कि दो परिवार तभी साथ चलेंगे जब एक कदम हम चलें और एक कदम आप चलें। और रजनी बालाजी ने लिखा है, काश सभी ऐसी शिक्षा दे तो कहीं झगड़ा ना हो, और झगड़ा होने के बहुत कारण होते हैं, हम नहीं चाहते। सुरेंद्र शर्मा जी ने लिखा है कि आपके गीतों की तरह आपके नाखून भी बहुत खूबसूरत है। इस तरह के संदेश भाई साहब भी लिख सकते हैं और कोई नहीं। लगता है संपर्क टूट गया है हमारा रूबी जी से। रूबी जी सुन रही हैं? रूबी जी सुन पा रही हैं क्या? रूबी जी के साथ हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन एक सुंदर शाम बीती, और देखिए
आप जो दर्शक बाद में जुड़े हैं उनको मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि जब हम रूबी जी से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि किस प्रकार काले रंग के होने के कारण उनको बहुत प्रताड़ित किया गया, ससुराल में भी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा और बहुत कुछ उन्होंने किया इस कालेपन को, इस सांवलेपन को दूर करने के लिए और आज वो इतनी खूबसूरत बन के हमारे बीच हैं। और ये विडंबना है समाज के उन कुछ लोगों के बारे में, अगर मैं कहूँ कि जो सुंदरता सिर्फ रंगों से आंकते हैं। सुंदर तो हृदय होता है, रंग तो श्याम का भी श्याम था, लेकिन श्याम से लोग प्यार करते थे, आज भी करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। रूबी जी आ गई हैं और ये जो विडंबना है, इस विडंबना को हम ज़रूर तोड़ेंगे और बहुत हद तक ये चीज़ें हट भी गई हैं क्योंकि आजकल, और देखिए अगर इंडियन ब्यूटी की बात हम करें तो वो सांवला रंग ही है। भारतीय बिल्कुल। सुंदरता गोरापन नहीं है, वो सांवलापन ही है और इस बात को जितनी जल्दी लोग समझे उतना अच्छा है। रूबी जी, हम आपसे बातचीत कर रहे थे और एकदम से आप गायब हो गई, तो हमें थोड़ा हमारा जी। दिल बिल्कुल बैठ सा गया कि ये क्या हुआ। थोड़ी देर में फिर संपर्क साधेंगे और एक संदेश आया था, मैं दोबारा पढ़ती हूँ। सुरेंद्र भाई जी, जी। साहब ने लिखा है कि आपके नाखून आपके गीत की तरह खूबसूरत है। तो आप ये देखिए कि एक एक चीज पर लोगों की नजर है इस वक्त जी, बहुत-बहुत और धन्यवाद आपका। एक्चुअली मुझे सजने-संवरने का और खुद पर जो है सो मैं बहुत ध्यान रखती हूँ, खाने-पीने का ध्यान रखती हूँ, अपने नेल्स का, अपने हेयर का, अपने स्किन का मैं बहुत ध्यान रखती हूँ। सुबह से रात के 12 बजे तक इन्हीं सब चीज़ों में मेरा निकल जाता है। तो बहुत-बहुत बहुत धन्यवाद अच्छी आप बात है। अपने आप को, हर महिला को अपने आप को खूबसूरत बनाने का अधिकार है और जो करना चाहिए और अपने लिए समय ज़रूर निकालना चाहिए। पर घर गृहस्थी में तो हर महिला अपना पूरा समय देती है, थोड़ा-सा समय अपने लिए भी निकालें। रूबी जी, इतनी सारी बातचीत हुई, समय का पता ही नहीं चला कैसे 1 घंटा बीत गया। लेकिन रजनी जी, आप बहुत खूबसूरत हैं, आप ऐसा ना सोचें और वाक़ई भारतीय सुंदरता ताम्र रंग की है। ये सभी व्यक्ति को आज जनहित में जारी हम कर देते हैं कि गोरापन भारतीय सुंदरता नहीं है। चलते-चलते क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जी, यही कहना चाहूँगी कि आप सबसे पहले मन को सुंदर बनाइए। चेहरा कभी भी सुंदर हो सकता है, लेकिन मन सुंदर अगर नहीं है, तो चेहरा सुंदर होना भी बेकार है। मैंने अपने जीवन में अपने पेरेंट्स से लेकर के और दुनिया में अपने ससुराल से लेकर के और दुनिया वालों से बहुत ताने सुने हैं चेहरे को लेके, रंग को लेके, मेरे दबे हुए नाक को लेके या फिर मेरे उच्चारण को लेके। मैं मानती हूँ कि ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है, इन पर काम किया जा सकता है। जैसे मेरा उच्चारण गड़बड़ है, मेरा स्त्रीलिंग पुल्लिंग गड़बड़ है, मैं स्वीकार करती हूँ इस बात को, मैं काली हूँ, मेरे नाक दबे हुए हैं। लेकिन यदि आपका मन सुंदर है, यदि आपका विचार सुंदर है, यदि आप स्वस्थ हैं, तो दुनिया में सबसे खूबसूरत आप हैं। क्योंकि आप बीमार हैं और बहुत गोरे हैं तो आप किसी काम के नहीं हैं। तो मैं चलते-चलते आपके दर्शकों से या अपने सुनने वालों से मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सबसे पहले चेहरे को ना देखें, मन को देखें, विचारों को देखें, उनके स्वास्थ्य को देखें। ये 3 चीज़ अगर सुंदर है, स्वास्थ्य सुंदर है, मन सुंदर है और विचार सुंदर है, तो वो इंसान मेरी नज़र में सबसे सुंदर है, कहीं से वो कुरूप नहीं है। बाद बाकी चेहरे का क्या है, देखिए मैं कोयले जैसी काली थी और अभी गोरी हो गई हूँ। जी। बहुत सारी ऐसी अभिनेत्री रही हैं हमारे बॉलीवुड में जो बहुत सांवली थी, बहुत काली थी, लेकिन आज वो बहुत गोरी हो गई हैं। तो गोरा काला होना कुछ नहीं है, अपना व्यक्तित्व होता है, अपनी खूबसूरती अपने मन से होती है। तन से खूबसूरत होना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और आपके साथ 1 घंटा कैसे बीता रूबी जी पता नहीं चला। आपने आपने कुछ ऐसी बातें भी कही जो कि किसी भी कार्यक्रम में किसी भी व्यक्ति के लिए ऑनलाइन कहना बड़ा मुश्किल है। कुछ
कहते हैं ना कि हम लोग जब किरदार ज़िंदगी शुरू करते हैं तो हम कहते हैं कि कुछ छुए कुछ अनछुए पहलू पर हम बात करते हैं, कुछ कही कुछ अनकही बात चीज़ों पर हम गौर करते हैं, और जीवन की ये सच्चाई भी है। जिस तरह से आपने बेबाकी से अपने जीवन की उन तमाम सच्चाइयों को हमसे बयान किया है इस कार्यक्रम के माध्यम से, हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। आप जो चाहें वो हासिल करें, ईश्वर आपके ऊपर कृपालु रहे। हम तमाम दर्शकों की ओर से, हिंदी साहित्य संस्थान की ओर से आपका हार्दिक आभार। बहुत बहुत आभार आपका वैभवी जी, आप हमें इस लायक समझा और अपने किरदार ज़िंदगी में आमंत्रण किया और मुझे मेरे साथ 1 घंटा बिताने का अवसर प्रदान किया। सच में मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मैं तमाम दर्शकों का जो अभी जुड़े रहे 1 घंटा से, उन सब का भी आभार, आपका भी आभार। और बहुत ज़्यादा आप खूबसूरत भी हैं और बहुत अच्छे-अच्छे सवाल भी आपने पूछे और आपके साथ वाक़ई में बहुत ज़्यादा आनंद आया। तो आपको भी मैं शुभकामनाएँ देती हूँ, उज्ज्वल भविष्य की कामना करती हूँ। महादेव बहुत आपके जीवन में रंग, रोशनी और खुशी बरकरार रखे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक विशेष सूचना आप सभी को देना चाहती हूँ, इस कार्यक्रम से जाने से पहले एक निबंध प्रतियोगिता हो रही है, जो कि हिंदी प्रेमी जो भी व्यक्ति हैं, कोई भी इसमें भाग ले सकता है। आदर्श समर्थ भारत के मापदंड क्या हो, ये विषय है। और प्रथम पुरस्कार 10,000 रुपए है, द्वितीय पुरस्कार 7,500 रुपए है और तृतीय पुरस्कार 5,000 रुपए है, और अन्य कई पुरस्कारों की श्रेणियां रखी गई हैं। इसमें 12वीं कक्षा के छात्र छात्राएं भाग ले सकते हैं। आम नागरिक की कोई उम्र की सीमा नहीं है, वो भाग ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी हिंदी साहित्य संस्थान के पेज पर आपको मिल जाएगी, तो आप जरूर हमारे पेज पर विजिट करें, हमारे पेज पर जाएं। वहाँ एक गूगल फॉर्म है जो आप भर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति भर सकता है। तो ये विशेष सूचना हमें देनी थी। ये है भांडारकर कौशलम निबंध स्पर्धा। ये महाराष्ट्र से संचालित है और हिंदी प्रेमियों के लिए है, हिंदी को बढ़ावा देने के लिए। चूंकि हमारा हिंदी साहित्य संस्थान है, विशेष आग्रह किया गया था कि हम अपने कार्यक्रम में इस प्रतियोगिता के बारे में बताएं। तो विशेष जानकारी आप हमारे पेज से ले लें। और रूबी जी, एक बार फिर माणिक हैं आप, हमेशा चमकती रहें। और माणिक का एक जीवन में एक 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 इतनी इतनी खूबसूरत जो वो नग होता है, जो सिर्फ उंगली की शोभा नहीं बढ़ाता, वो बहुत सारे ग्रह नक्षत्रों को भी संतुलित करता है। तो माणिक की तरह आप हमेशा चमके। और पुनः अभिवादन करती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। तमाम सुधी श्रोता, जितने भी लोग हमसे अभी जुड़े हैं और जितने भी लोग आगे हमारे कार्यक्रम से जुड़ेंगे, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। अगली बार बहुत फिर बहुत नए किरदार के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, शुभ रात्रि।